जी वेलकम स्टूडेंट, दिस इज BHIC 132। इट मींस भारत का इतिहास लगभग 300 CE से लेकर के 1206 तक का इतिहास। ठीक है, अभी हमने इससे पहले एक और बुक पढ़ी थी, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा क्योंकि कुछ क्लासेस हमने पहले भी करी थी, वो दूसरे सब्जेक्ट की करी थी। तो वो मैं आपको बता दूं कि हमने जो पढ़ी थी वो पहले BHIC 131 पढ़ा था। ठीक है, BHIC 131 क्या था? ये भी एक हिस्ट्री की क्लास थी और इसमें भी हमने भारत का इतिहास पढ़ा था। तो भारत का इतिहास हमने यहाँ भी पढ़ा था, भारत का इतिहास अभी भी पढ़ेंगे। लेकिन अंतर क्या है भारत के इतिहास और इसके भारत के इतिहास में? दोनों में दो बुक हैं। तो आपका 2 सेमेस्टर में, एक पहले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इस तरीके से है। एक हमें भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये भी भारत का इतिहास है, लेकिन अंतर यह है कि जो हमने पहले पढ़ा था BHIC 131, उसमें हमने पढ़ा था भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लेकर के लगभग 300 CE तक। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं BHIC 132। उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां से आगे, यानी कि भारत का इतिहास लगभग 300 CE से लेकर के 1206 तक। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था इसमें BHIC 131 में और BHIC 132 में। तो हम प्राचीनतम काल का मतलब, इसमें हमने वैदिक काल से लेकर के जैन, बौद्ध धर्म और सिकंदर के युद्ध तक, सिकंदर तक, पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण युग और ये सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली, जिसमें महाभारत और रामायण का भी जैसे ग्रंथ भी पढ़ लिए और सब चीज इसमें सारे कवर हो गई थी। लेकिन अब हम पढ़े 300 CE से लेकर के। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम काफी चीजें पढ़ेंगे। इसमें चीजें जैसे कि जैसे नया इसमें जो श्रीगुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे और आगे चीजें करेंगे, ये सब चीजें हैं। और हम इसमें इकाई के बारे में जैसे हमने पढ़ा था कि पहली इकाई, अब जो आपकी ये वाली बुक है, कौन सी बुक है? भारत का इतिहास लगभग 300 CE से लेकर के 1206 तक। तो इस बुक में क्या क्या कवर कर रहा है इन्होंने इन्होंने आप ये देख लीजिए, इकाई 1 से लेकर के 6 तक मैं आपको एक बार बता दूं। गुप्त साम्राज्य का इसमें बताया गया है, उदय और विकास। तो गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, उनका समाज, उनकी संस्कृति, उनका राजतंत्र किस प्रकार से था, ये इसमें डिस्कस किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है? पुष्य, पुष्प भूति और हर्ष साम्राज्य का उदय। तो ये उदय साम्राज्य, अलग अलग भिन्न भिन्न साम्राज्य उदय हो रहे थे। दक्कन और दक्षिण भारत का साम्राज्य, जैसे सातवाहन था ना दक्षिण में, तो दक्षिण में जो सातवाहन थे उसमें पल्लव और स्थानीय और राजतंत्र भी आ गया था। तो वो सब के बारे में चर्चा जो करी गई थी। तो आपने देखा कि पहले 5 इकाई में ये है, और फिर बाकी के 5 इकाई में क्या है? कदम, बादामी और चालुक्य चोल वंश के इतिहास, यानी कि भी दक्षिण भारत के बारे में बता रहे हैं। उदय गुप्त और राज व्यवस्था का धर्म और संस्कृति, राजपूतों का आविर्भाव, आविर्भाव मतलब नया उदय होना। ठीक है, राष्ट्रकूटों का आविर्भाव, नए तरीके का राष्ट्रकूट का आविर्भाव होना, यानी कि प्रारंभ होना। इकाई 11 भी है इसमें, अरब के हमले का विस्तार, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी आक्रमण का विरोध। ठीक है, भूमि राजस्व, यानी जो लगान लगाया गया था, पद्धतियां और उसकी कृषि संबंधित लगभग 700 से 1200 CE तक। क्योंकि हम इतिहास कब तक पढ़ रहे हैं? 300 लेकर के कब तक पढ़ रहे हैं, बता सकते हैं? हम पढ़ रहे हैं 300 से लेकर के 1203 तक। तो यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ये कवर हो जाएगा। 1206 तक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कवर हो जाएगा 700 से लेकर इतने तक। भूमि राजस्व कैसा था, हम कैसे समाज से कर कैसे वसूल करते थे, क्योंकि जनता से कर वसूल करना होता था। सामाजिक संरचना और लैंगिक संबंध 700 से लेकर के। इकाई 15 क्या कहता है? कला, भाषा और साहित्य विकास, ये सब चीज इसके बारे में कवर है। धर्म एवं धार्मिक प्रवृत्तियां 300 से ये सारी चीजें इसमें कवर है, ठीक है। चलिए आइए हम इकाई 1 से स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपनी क्लास। ये सारी पूरी रिवीजन क्लास होगी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? कल सारा जी ने पढ़ा था उदय और बाल विकास, उदय एवं विकास के बारे में पढ़ा था। तो गुप्त वंश के बारे में हमने पढ़ा है इसमें। कल की अगर हमने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें जरूर देखा होगा कि गुप्त वंश के उदय के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से गुप्त वंश उदय हुआ और किस समय वो उदय हुआ। तो इसमें हम उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखेंगे, ठीक है। और गुप्तों का प्रादुर्भाव, यानी कि जो आरंभ हुआ था उस किस प्रकार से और किस समय में, किस राजनीतिक पृष्ठभूमि में उसका आरंभ हुआ। और चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद ये सारे गुप्त वंश थे, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारे गुप्त वंश के ही सारे उसमें हैं। और उसमें शायद एक रामगुप्त भी है और बाकी सभी जो आपने इसमें देख लिया। लेकिन श्रीगुप्त और राजाधिराज, अब देखो एक चाहता है ना सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, या जो राजाधिकारी, एक ऐसे कुछ शब्द हैं जिसका कुछ अपने आप में मतलब है, उसका मीनिंग क्या है वो भी आप समझ लेंगे इसमें। कि इस प्रकार से कुछ विशेष शब्द दिए जाते थे जिनका अस्तित्व ज्यादा होता था। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि श्रीगुप्त जब आए थे, उन्होंने अपना कौन सा वंश स्टार्ट किया था? जो गुप्त वंश जिन्होंने स्टार्ट किया था श्रीगुप्त थे। लेकिन इनका उदय कहाँ पर हुआ था? अभी इनका उदय तो देखो, या तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में माना जाता है कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था अपना शासन, और फिर धीरे धीरे इन्होंने विस्तार किया। और एग्जैक्टली देखो नहीं पता चीजें, जो सिक्के मिले हैं या जो उनके ये
ये सिक्कों से पता चलता है इनका। तो ऊपर तो कुषाण युग था, कुषाण काल चलता था, लेकिन नीचे जो है सातवाहन थे। तो इनके बीच में, यानी कि अगर हम बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश कैसे दिखाया जाता है? इस प्रकार से गुप्त एम्पायर जो दिखाया जाता है वो इसके बीच में रहा होगा, या फैला भी था इसके बीच में कम ज्यादा, जैसे कभी यहाँ तक हुआ, या कुछ अलग अलग काल के बीच में, जैसे श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, अलग अलग इनकी जो डिनास्टी थी। तो इसमें बताया गया था जैसे कि इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ठीक है। और कौन थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार के अंदर जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी? कुमारगुप्त थे, ठीक है। तो कुमारगुप्त ने क्या स्टार्ट किया था? जो है बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी, और जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी ना, तो उस प्रकार से जो स्टार्ट किया गया था वो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट होने वाली हैं। तो हम इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीगुप्त ने जैसे स्टार्ट किया था अपना, क्या स्टार्ट किया था? अपना युग जिसको कह सकते हैं, या जो अपना वंश स्टार्ट किया था, राजवंश, जिसको हम हर वंश के स्टार्टिंग, जिसको पहले राजा बनते थे, ठीक है। जैसे हम मुगल पढ़ते थे, तो मुगल में बाबर क्या है, पहला है जिसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर बाबर के बाद क्या हुए? उनके पुत्र हुए, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो उनके पुत्र चलते गए, लेकिन सबसे पहला पर्सन कौन था? बाबर था। उसी प्रकार से जो गुप्त वंश था, तो जैसे मुगल के बारे में पढ़ रहे हैं, मुगल में तो बाबर वगैरह सारे आ गए। ये गुप्त वंश में कौन थे? पहले श्रीगुप्त थे। और इन्होंने किनको हराया और कैसे किया, तो उस समय हम इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। हम पहले पढ़ चुके हैं, उत्तर में मौर्य काल, उत्तर भारत में दक्कन में 2 राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है। मौर्य काल का अर्थ है, जैसे कि हम उससे पहले वाले में युग पढ़ चुके हैं, जहाँ बौद्ध था, और चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, और ये सब तक्षशिला का जो यूनिवर्सिटी थी जो, ठीक है, जो सिंधु घाटी के आसपास थी, सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पे थी वहीं पर की बात हो रही है। फिर क्या बताया इन्होंने कि शक जो सरदार थे, कुषाण कहाँ थे? कुषाण इधर थे अपने, कुषाण साम्राज्य यहाँ तक फैला था, इनके सिक्के यहीं तक मिले थे, ठीक है। हम देख सकते हैं कहाँ तक इनका फैलाया हुआ है, ठीक है। तक्षशिला, देखो ये रहा तक्षशिला, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। फिर बाद में जाके नालंदा में एक यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने बनाई थी, कुमार गुप्त वंश में। और ये आपका अर्ली सातवाहन, सातवाहन मतलब दक्षिण में जो डिनास्टी थी, तो साउथ में कौन सी डिनास्टी थी? सातवाहन। सातवाहन फिर धीरे धीरे समाप्त हुआ था। इसी बीच में 300 के जो, जहाँ पे गुप्त वंश का उदय हुआ ना, तो सातवाहन और कुषाण वाहन, ये दोनों जो है डिनास्टी कम होने लगी, विघटित होने लगी। फिर एक नए उसका उदय हुआ, ठीक है। अगर हम इसमें जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सातवाहन तो इस तरीके से हटा, वो तो हम पढ़ ही लेंगे। दक्कन और दक्षिण भारत, इसको एक बार समझ लेते हैं। सातवाहन राज्य के पतन के साथ साथ, यानी कि सातवाहन राज्य का क्या हुआ था? पतन हुआ था। इसमें दक्कन के विभिन्न भागों में कई राजतंत्री परिवारों का उदय हुआ, यानी कि लोकल लेवल पे बहुत सारा चेंजेस आ गए, और छोटे छोटे लोगों ने राजा अपने अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए का उदय हुआ। आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र में इच्छाकू और सलाक्य दूसरे राजवंशों का भी राज्य कायम हो गया, ठीक है। छोटे छोटे राज्य और दूसरे बन गए, और सबने अपना अपना राज्य वहां पर स्थापित कर लिया। कर्नाटक के सबसे महत्वपूर्ण शाही परिवार कदम्ब था। कदम्ब मतलब वो एक शाही प्रधान था। कदम्ब राज्य की स्थापना ब्राह्मण मौर्य शर्मन द्वारा की गई। उसका तालगुंडा शिलालेख उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम जाएं तो कर्नाटक में, और जो ये जो शिलालेख हैं, इससे हमें ये सारी चीज जानकारी मिलती है, जिनके अंतर्गत कदम्ब राज्य की स्थापना की गई थी एवं उनका प्रसार हुआ था। पल्लवों का शासन तमिलनाडु में 9वीं शताब्दी सीई तक कायम रहा। तो पल्लवों का शासन कब तक रहा? 9वीं शताब्दी सीई, यानी कि सिर्फ 900 तक की बात कर 9 की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और वे तमिलनाडु में सब विशेष शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरे। उनके प्रमाणों से प्राप्त होता है कि साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि उनका शासन 3री शताब्दी सीई के मध्य से शुरू हुआ। प्रारंभिक पल्लव शासन के अभिलेख प्रकृत भाषा में लिखे गए थे। हमने पढ़ा था ना कि बौद्ध उसके समय में पाली और प्राकृत 2 भाषाएं थी। संस्कृत भाषा थी जो बहुत कम लोगों को आती थी, लेकिन प्राकृत भाषा और पाली भाषा, तो 2 भाषा क्या थी जो सामान्य रूप से लोग और भी समझते थे। इसीलिए बौद्ध का प्रचार इसी भाषाओं में किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ पाए। इसलिए बौद्ध भाषा का जो मुख्य वो रहा, प्राकृत और पाली भाषा रहा। तांबे की तख्तियां के रूप में थे, उनको 250 सी से 350 सी के बीच समय का माना गया। इस वंश के शिवम वर्मन ने 4ठी शताब्दी सी के आरंभ में शासन किया था। तो अपने वंश के बारे में बता रहे हैं कि इसमें 4ठी सी में शिवधर्मन थे, जिन्हें वह एक शक्तिशाली शासक था, जिसके
था, उसने अपने राज्य में वर्तमान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के कुछ भागों में शामिल किया। इसका मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे ना कि ये पढ़ रहे थे ना गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर में क्या बताया था, किसने आया और उसने यहाँ तक एम्पायर बढ़ा लिया था शायद इसके, क्योंकि डिफरेंट मैप देखने को मिलते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें रही होंगी। गुप्त वंश की वंशावली प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसका मतलब है कि गुप्तों का प्रारंभ कहाँ से हुआ इसके बारे में थोड़ी जानकारी कम है, जिसके फलस्वरूप बहुत सी सारी शंकाएं उठ खड़ी हुई हैं। शंकाएं मतलब कि मन में डाउट रहता है कि कैसे उनके नामों के बाद गुप्त शब्द का प्रयोग होने से यह तर्क दिया गया कि सातवाहन शिलालेख के प्रयोग हुए शिवगुप्त के साथ उनके वंश की उत्पत्ति का संबंध है। परंतु इस प्रकार के सुझाव स्थिति को जटिल बना देते हैं। विभिन्न विद्वान उनकी उत्पत्ति के स्थान के विषय में विभिन्न स्थानों का नाम बताते हैं। तो एक्चुअली जो लोग साइंटिस्ट होते हैं जो इस तरह की चीजों को रिलेट करने का काम करते हैं, तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पाते उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह को लेकर के। तो बंगाल से हुआ है, या कुछ कहते हैं बिहार से और कुछ कहते हैं उत्तर प्रदेश से। उनकी उत्पत्ति का स्थल बताते हैं, यानी गुप्त वंश का हम प्रारंभ पढ़ें कि किस प्रकार से उनका उदय हुआ, क्योंकि हर वंश क्या होता है, कहीं ना कहीं से उदय होता है। और फिर जो स्थान अभी जैसे अभी सरकार किनकी है, मोदी जी की है, फिर कोई नया चीज निकलेगी और वो मोदी जी के शासन को खत्म करके नई चीज आएगी, फिर कोई थोड़ी देर बाद क्या आएगा, कोई और शासन आएगा, फिर उसका उदय होगा। लेकिन हर उदय का कहीं ना कहीं स्थान होता है, तो स्थान के बारे में अभी भी डाउट है, अभी भी संदेह है कि वो ये चीज हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ के अभिलेख में गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक की उपलब्धियों को उल्लेखित किया गया है। तो बहुत से जगह पे जो जो चीजें मिली कि स्तंभ मिले, अभिलेख मिले, जिसमें उनके काम जो को बताया गया है। इसी क्षेत्र में स्थित है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले गुप्त शासकों के सिक्कों का भंडार भी प्रतीत होता है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा उनके सिक्के मिले। प्रारंभिक गुप्तों के क्षेत्रों के विषय में पुराणों में जो विवरण दिया गया है उसमें भी इसका संकेत मिलता है। तो अधिकतर लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही इसका गुप्त वंश का संबंध है। अभिलेख हमें बताते हैं कि श्री गुप्त प्रथम राजा था और उसके बाद घटोत्कच राजा हुआ। चंद्रगुप्त एक हाँ, ये श्रीगुप्त के बारे में बता रहे थे ना। जी सर। चंद्रगुप्त एक पहला स्वतंत्र राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। मगध में अपनी स्वतंत्रता को घोषित करने के बाद लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों की मदद से उसने अपने राज्य का प्रसार किया। इस संबंध की जानकारी हमें एक विशेष प्रकार के सिक्के से होती है। इन सिक्कों के अनुभाग पर चंद्रगुप्त और उसकी रानी कुमार देवी का चित्र बना हुआ है और इनके दूसरे भाग पर लिच्छव्य अर्थात लिच्छवी की कहानी से संबंधित बैठी देवी का चित्र बना है। ये सिक्के सोने के बने हुए हैं। गुप्तों ने सिक्के के वजन के लिए कुपाषाण प्रणाली के सोने के सिक्के का अनुसरण किया, जिससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि गुप्त शासक कुपाषाण शासकों के क्षेत्रों से संबंधित थे। चंद्रगुप्त एक के राज्य की सीमा निर्धारण के लिए कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि उसके राज्य के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल के भाग थे। चंद्रगुप्त एक ने 319 से 320 सीई से नए वर्ष का प्रारंभ किया। ये किसी भी प्रमाण से स्पष्ट नहीं है कि उसने वास्तव में नए वर्ष का प्रारंभ किया, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है, परंतु उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उसने एक नवीन वर्ष का प्रारंभ किया। उसके पुत्र समुद्रगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य का काफी प्रसार हुआ। समुद्रगुप्त प्रयागराज में स्थित अशोक के स्तंभ पर एक अभिलेख बाद की तारीख में खुदा हुआ है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जो समुद्रगुप्त के सिंहासनारोहण और विजयों के विषय में सूचनाएं देता है। हरिशेन नाम के एक महत्वपूर्ण राज्याधिकारी ने 33 पंक्तियों को संकलित किया था और उन्हीं को इस स्तंभ पर खुदवाया गया है। अभिलेख में उद्धृत है कि महाराजाधिराज
चंद्रगुप्त एक ने अति भावनात्मक आवाज में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये सभी दरबारियों के आनंद की अनुभूति और बहुत से राज्य परिवार वालों की ईर्ष्या का कारण बना। इससे ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो राजकुमार राजा बनने का दावा पेश कर रहे थे उनको इस घोषणा के द्वारा शांत कर दिया गया। कच्छ के नाम से जारी किए गए कुछ सोने के सिक्कों की प्राप्ति ने इस संबंध में विवाद को एक नया मोड़ दिया। ये विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि कच्छ के एक बार सारा जी से कोई डाउट एक बार पूछ लीजिए उनको। जी सारा जी। सर यह तो कल पढ़ लिया था। हाँ, हमने बस एक रिवीजन लगाई है, ताकि कल तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा था ना, तो हम अब फास्ट ट्रैक में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, हाँ चलिए। हाँ, ओके सर। कशिश जी थोड़ा हम ऐसे देख लेते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू। यह विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि कच्छ के सिक्के बिल्कुल समुद्र के सिक्कों के समान थे, और कच्छ हाँ। तो ये सारी चीजें थी इसमें। पढ़े, एक बार पढ़ लें। कच्छ का नाम गुप्त शासकों की अधिकृत सूची में शामिल नहीं है, जैसा कि वे गुप्त शासकों ने अन्य अभिलेखों में वर्णित है। इस संदर्भ में बहुत से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ की भाषा यहाँ एक परिभाषा दी जाती है कि समुद्रगुप्त के भाइयों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सबसे बड़े भाई कच्छ को सिंहासन पर बिठा दिया, किंतु अधिकार की लड़ाई में वह मारा गया। दूसरा विचार यह है कि समुद्रगुप्त ने अपने भाई की स्मृति में इन सिक्कों को जारी किया। तीसरे विचार के अनुसार समुद्रगुप्त का प्रारंभिक नाम कच्छ था और दक्षिण की विजय करने के बाद उसने समुद्रगुप्त नाम को धारण किया। प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण। गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए समुद्रगुप्त ने विजयों की आक्रमण नीति को अपनाया। इससे उस प्रक्रिया का श्री गणेश हुआ और जिसकी प्रकाष्ठा गुप्त साम्राज्य के निर्माण के रूप में हुई। हमें इस वास्तविकता को भी रेखांकित करना चाहिए कि कुछ क्षेत्रों में विशेषकर दक्षिण में उसने उन राज्यों को पुनः स्थापित किया जिनको उसने पराजित किया था, तथा उन क्षेत्रों पर अपने शासक का कायम भी रखा। वास्तव में उन शासकों ने उसके आधिपत्य को स्वीकार किया और उसको उपहार भेंट किए। इस प्रकार की नीति का अनुसरण उन क्षेत्रों के लिए किया गया जो काफी दूर पर थे और इससे संपर्क की समस्या का हल कर लिया गया तथा नीति काफी लाभदायक सिद्ध हुई और इससे कारगर नियंत्रण भी कायम रखा जा सका। इस नीति से कुछ समय के लिए स्थायित्व भी स्थापित हो गया। अब हम संक्षेप में समुद्रगुप्त द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई गई आक्रामक नीति की विवेचना करेंगे तथा ये तथ्य हमें पुनः बता दे कि समुद्रगुप्त के जिन सभी सैनिकों अभियानों का विवरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह सभी हरिश्चंद्र की प्रयाग प्रशस्ति पर आधारित है। आर्यवर्त में सैनिक अभियान। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त में केवल एक बार अपना सैनिक अभियान किया, परंतु कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का कारण समय अनुसार दिया गया है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 2 अभियान चलाए। ऐसा इसीलिए है कि पहले आर्यवर्त के 3 राजाओं का नाम उद्धत्व है और फिर इसके दक्षिण अभियान को उद्धत्व किया गया तथा फिर आर्यवर्त के 9 राजाओं के नामों को उद्धत्व किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने के उत्तराधिकार के संघर्ष में फंसा होने के कारण कुछ शासकों ने अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में ये भी हो सकता है कि समुद्रगुप्त ने अच्युत्य, नागसेन और
कुल्जा को पराजित किया हो, और इन विजयों के विषय में कोई भी विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है और न ही उन विशेष क्षेत्रों की विशेष जानकारी है जिन पर ये शासक दक्षिण में अभियान प्रयाग प्रशस्ति दक्षिण पथ या दक्षिण भारत के 12 शासकों के नाम दिए गए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ये निम्नलिखित है: कौशल, रायपुर, दुर्ग, संबलपुर और बिलासपुर जिले के शासक महेंद्र महानकतार, उड़ीसा प्रदेश का जयपुर जंगल के शासक वरदराज क्रोरता, संभवतः मध्य प्रदेश का सोनपुर क्षेत्र या महेंद्र पहाड़ी का उत्तर पूर्वी मैदानी भाग का शासक मंतराज, पीठापुरम पूर्वी गोदावरी जिला का महेंद्रगिरी, कोटुरा गंजम जिला का स्वामीदत्ता, सरनपल्ला, चिकापोले या पश्चिमी गोदावरी जिला का दमन। जी, तो यहाँ पे हमने 6 शासकों के बारे में देखा, बाकी 6 और हैं। चलिए हम कुमारगुप्त के बारे में पढ़ते हैं आगे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त है। उसके विषय में हमें कुछ अनिश्चित अभिलेखों एवं सिक्कों की सूचनाएं प्राप्त होती है जो इस प्रकार है। उसके प्रारंभिक काल का अभिलेख वह है जो बिलासगढ़ एटा जिला से प्राप्त। सर ये तो पढ़ लिया था। हाँ, ये कल पढ़ा है हमने। पढ़ो, अभी दोबारा रीडिंग करो। अच्छा, करमदंद फैजाबाद से प्राप्त उसके मंत्री के अभिलेख 436 CE में उल्लेख है कि उसकी प्रसिद्ध चारों समुद्र तक फैल गई मंदसौर से प्राप्त शिला अभिलेख 436 CE में उल्लेख है कि कुमारगुप्त का शासन संपूर्ण भूभाग पर था। जी, तो बहुत बढ़िया। अभी हमने कुमारगुप्त के बारे में इसमें पढ़ा और यही कुमारगुप्त थे तो जिन्होंने सबसे बड़ा जो था अपना विश्वविद्यालय था नालंदा उसको बनाया। ठीक है, और गुप्त वंश के बारे में अलग अलग राय है। तो कुछ जैसे भी ये मैप भी देख सकते हैं, जहाँ पे सिक्के मिलेंगे तो वहीं पे हम मानेंगे उनका शासन चलेगा। एग्जैक्टली मैप तो बनाना मुश्किल है, जीपीएस तो था नहीं उस समय, लेकिन जितना हम अनुमान लगा सकते हैं वो है। और गुप्त शासक में श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम से ही आप कह सकते हैं कि उनको क्या कहा जाता है, राजाधिकार का उनको मिला था। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य किससे कहानी किस वंश किसने स्टार्ट किया था, श्रीगुप्त ने। फिर घटोत्कच गुप्त हुए, उनका नाम था। फिर उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए, गुप्त वंश का जिन्होंने संस्थापक आगे ये स्थापन भी करी, गुप्त संवत वगैरह। गुप्त संवत मतलब जो एक कैलेंडर निकाला था उन्होंने। फिर रामगुप्त और समुद्रगुप्त। ठीक है, उपाधि पराक्रम की विक्रम के लिए समुद्रगुप्त को बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त का नाम है, श्रीगुप्त का नाम है, ये सब चीजें हैं इसमें। कुछ शब्दों में है, अगर यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जैसे आगे हम पढ़ेंगे राजस्व प्रणाली, यूनिट 2 जब हम पढ़ेंगे ना, तो यूनिट 2 में काफी चीजें हैं जो हमें समझना है। तो यूनिट 2 पढ़ते समय यूनिट 2 में क्या है, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति एवं राजतंत्र व्यवस्था गुप्त साम्राज्य के समय में क्या था। तो उसमें राजा कौन होते थे, मंत्री परिषद क्या था, सेना, राजस्व, ये सब चीजें हैं। इसको हम कर लेंगे कल की क्लास में। तो ये चीजें हैं। अभी हम इसमें एक चीज कर लेते हैं, कुछ ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये जरूर करके जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, बट अभी के लिए हम यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर देते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीजें जो होंगी उसको हम कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, सेना, राजस्व क्या था, किस प्रकार से उनकी थी, वो सारी चीजें हम इन पॉइंट से भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक चाइना के जो ट्रेवलर आते थे, यहाँ पर आते थे, तो उनका फिर पतन भी हुआ गुप्त वंश का। उसके कुछ पतन के कारण भी जैसे बुक में लिखे हैं, बुक में सिर्फ 2 कारण लिखे हैं गुप्त वंश का जो पतन के कारण थे, और उसमें कई कारण इसमें जो लिखे हुए हैं। क्या था आपका गुप्त वंश के पतन का कारण, तो क्या था, गुप्त वंश के विघटन का कारण। ठीक है, विघटन मतलब हुण का आक्रमण। ठीक है, ये हुण का आक्रमण क्या है, ठीक है, तो हुण का आक्रमण आप इसमें पढ़ सकते हैं पूरा। और प्रशासनिक कमजोरियां भी थी,
ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है पूरे सिलेबस में। अब कल और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।